मेथडोलॉजी में डिफरेंट कंपोनेंट्स फिर होते हैं, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है स्टडी डिज़ाइन का, कि आप जो रिसर्च स्टडी प्लान कर रहे हैं उसका डिज़ाइन किस किस्म का है, यानी आप किस तरह से इसको लेकर चलेंगे, किस तरह से करेंगे। आर यू गोइंग टू डू सम इंटरवेंशन, कोई एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं, या सिंपली ऑब्जर्व करेंगे? क्या आप फ्यूचर में जाके आगे फॉलो अप करेंगे, पेशेंट्स को साथ लेके चलेंगे एंड विद टाइम ऑब्जर्व करते चले आएंगे, या आप पेशेंट को रेट्रोस्पेक्टिवली उससे रिकॉल कराएंगे, या फाइल्स में से देखेंगे, या डेटा बैंक्स में से जाके वो डेटा को रिट्राइव करवाएंगे, वहां से अपना डेटा कलेक्ट करेंगे। तो व्हाट इज योर डिजाइन, हाउ यू गोइंग टू मूव? तो इसमें डिफरेंट तरह की स्टडी डिजाइन होती हैं, इनको हम कोशिश करते हैं समझने की। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन आई हैव सीन कि बेशुमार लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है एंड दे ऑलवेज स्ट्रगल कि यार ये पता नहीं स्टडी डिज़ाइन कौन सा है। तो हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द सेशन आप लोगों को कम से कम स्टडी डिज़ाइन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो यू फील फ्री टू आस्क, यू मे रेज योर हैंड, ताकि फिर हम उस बंदे को कर लेंगे। अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं दोबारा से रिवाइज करवाना चाहूँगा, दैट इज वेरिएबल। नज़र आ रहे हैं आपको ये वाइट बोर्ड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ? जी सर। परफेक्ट। अच्छा जी, वेरिएबल्स को हम ब्रॉडली दो में डिवाइड करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, क्या समझ आ रहा है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को देखकर? हम कह रहे हैं जी, वेरिएबल्स तो हमें पता है ना कि जो भी पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट जिसको कि हम लेते हैं अपनी स्टडी में, जैसे हम देख रहे हैं जी, एज देख रहे हैं सब्जेक्ट्स की, तो एज इज अ वेरिएबल। जेंडर देख रहे हैं तो जेंडर इज अ वेरिएबल। हम मेटल स्टेटस देख रहे हैं तो दैट इज एन वेरिएबल। हम एल्बुमिन लेवल देख रहे हैं तो दैट इज एन वेरिएबल। हम सीबीसी पूरा करवा के देख रहे हैं, वो वेरिएबल है। हम विटामिन डी देख रहे हैं, वो वेरिएबल है। हम क्रेटिनिन लेवल देख रहे हैं, वो वेरिएबल है। हम डिप्रेशन देख रहे हैं तो वो वेरिएबल है। तो दैट डिफरेंट वेरिएबल्स। अब इन वेरिएबल्स को हम क्लासिफाई करते हैं, या तो वेरिएबल आपका डिपेंडेंट है या इनडिपेंडेंट है। जैसे कि नाम बता रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि किसी और पे डिपेंड करता हो अपने होने के लिए, लाइक it is easily get affected by something else, that's why we call it dependent variable, कि यार ये किसी पे डिपेंड कर रहा होता है, यानी कोई और चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली एज के साथ साथ हाइट इंक्रीज होती है, तो एज अगर बढ़ेगी तो हाइट जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी बच्चे की। तो हाइट इज समथिंग विच इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट, ऑन एज। तो हाइट हम कहेंगे कि हाइट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन एज। एज बढ़ेगी तो हाइट बढ़ जाएगी। इनडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है कि जो किसी पे डिपेंड ना करे अपने होने के लिए। जैसे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में एज आपका जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, एज बढ़ती जा रही है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में एज इंडिपेंडेंट होगा, हाइट डिपेंडेंट हो। डज इट मेक सेंस? यस सर। अच्छा यस सर। सर अब मेरा इसी सर मेरा क्वेश्चन था एक डिपेंडेंट पे अपना। जी, मैं अभी सवाल लेता हूँ इमरान, जरा मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लूँ, फिर आप ठीक, सबके ओके सवाल लेता हूँ। ओके ओके सर, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्सपोजर वेरिएबल भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है एक्सपोजर वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम होता है आउटकम वेरिएबल। ठीक है, यानी कि ऑब्वियसली हाइट जो है वो डिपेंड कर रही थी एज पे, एज बढ़ी तो हाइट बढ़ी, तो हाइट क्या हुआ, आउटकम हो गया। और हाइट को बढ़ाने में जो आउटकम था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, एज पे, तो एज आपका एक्सपोजर हो गया। तो एक्सपोजर को हम कहते हैं कि एक्सपोजर किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, एक्सपोजर इंडिपेंडेंट होता है। वो हुआ तो उसके नतीजे में कोई एक डिपेंडेंट वेरिएबल पैदा होगा
नजर आएगा आपको, तो आउटकम नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि जी स्मोकिंग, स्मोकिंग करने से कैंसर हो रहा है। तो यहाँ पे जो कैंसर है वो आउटकम वेरिएबल है, डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है? स्मोकिंग पे। पहले स्मोकिंग आई, जो कि एक्सपोजर है, पेशेंट एक्सपोज हुआ स्मोकिंग के साथ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, किसी पे डिपेंड, इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे किसी पे डिपेंड नहीं कर रही थी। स्मोकिंग होने से फिर कैंसर हो गया, तो कैंसर जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंड कर रहा है स्मोकिंग पे। आउटकम है, किसका आउटकम निकला? एक्सपोजर का। एक्सपोजर क्या था? सिगरेट स्मोकिंग। और सिगरेट स्मोकिंग की वजह से आउटकम क्या निकला हमारा? कैंसर। तो हम कह सकते हैं कि जी डिपेंडेंट वेरिएबल और आउटकम वेरिएबल्स आर द सेम थिंग, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्सपोजर वेरिएबल आर द सेम थिंग। अब ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स, बहुत सारे वेरिएबल्स आपकी स्टडी में है, कौन से वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा, कौन सा डिपेंडेंट होगा, ये आप डिसाइड करते हैं, आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। डिफरेंट सिनेरियोज में वेरिएबल्स की नेचर चेंज हो सकती है, यानी कि आज अगर कोई इंडिपेंडेंट है एक सिनेरियो में, तो दूसरे सिनेरियो में इंडिपेंडेंट होगा। हमने कहा कि जी स्मोकिंग कैंसर करवा रहा है, बिल्कुल स्मोकिंग इंडिपेंडेंट हो गया, एक्सपोजर हो गया, कैंसर करवा रहा है तो कैंसर आउटकम हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि जी डिप्रेशन है किसी को, डिप्रेशन की वजह से उसने स्मोकिंग शुरू करी, तब इस डिप्रेशन और स्मोकिंग वाले सिनेरियो में स्मोकिंग आउटकम हो गया, और वो डिपेंड कर रहा था डिप्रेशन के ऊपर। तो डिप्रेशन इज योर एक्सपोजर। तो व्हेन वी टॉक अबाउट डिप्रेशन एंड स्मोकिंग, क्या है कि उसने डिप्रेशन की वजह से स्मोकिंग शुरू कर दी है, तो डिप्रेशन आपका एक्सपोजर बन जाएगा, स्मोकिंग आउटकम बन जाएगा। जब हम स्मोकिंग और कैंसर की बात करेंगे, तो वही स्मोकिंग जो डिप्रेशन वाले केस में आउटकम था, अब वो एक्सपोजर बन जाएगा और उसका अपना एक नया आउटकम आ जाएगा जो कि कैंसर हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि सिनेरियो हम क्या ले रहे हैं। एक और एग्जांपल मैं शेयर करता हूँ, उसके बाद आप लोगों के सवालात लेता हूँ। सपोज करें हमने कहा कि जी मस्कीटो बाइट से डेंगू हो गया, पेशेंट को मस्कीटो बाइट से डेंगू हो गया। तो कैन एनीवन टेल मी कि जी इसमें मस्कीटो बाइट क्या है और डेंगू क्या है, कौन सा एक्सपोजर है, कौन सा आउटकम है? सर मॉस्किटो बाइट मस्किटो एक्सपोजर। एक्सपोजर होगा, आउटकम उससे जो हो रहा है वो आपका यू में यूज द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में लिख दें कि जी एक्सपोजर कौन सा वेरिएबल है, आउटकम कौन सा वेरिएबल, मस्कीटो बाइट और डेंगू में से। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखते चले जाए। और सर अगर इसमें ये क्वेश्चन आ जाए कि डेंगू की वजह से प्लेटलेट्स कम हो गई, तो फिर डेंगू जो होगा एक्सपोजर हो जाएगा, प्लेटलेट्स जो कम हो गई वो आउटकम हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना सर? बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मस्कीटो बाइट एक्सपोजर है, डेंगू आउटकम है। अब जब हमने कहा कि जी डेंगू कैसे प्लेटलेट्स कम हो गए, तो डेंगू जो है वो अब एक्सपोजर बन गया, प्लेटलेट्स का कम होना आउटकम बन गया। और अगर हम कहते हैं कि जी प्लेटलेट्स कम होने से पेशेंट को ब्लीडिंग हो गई, तो यही लो प्लेटलेट जो कि पिछले केस में डेंगू वाले केस में आउटकम था, अब वो एक्सपोजर बन जाएगा कि जी प्लेटलेट्स लो हुए, नाउ एज एन एक्सपोजर, और प्लेटलेट्स लो होने की वजह से आउटकम क्या निकला? ब्लीडिंग हो गई। ब्लीडिंग इस केस में आउटकम हो गया। तो दिस इज अ चेन। हम कहते हैं कि जी एक पर्टिकुलर सिनेरियो है, मस्कीटो बाइट से डेंगू हुआ, मस्कीटो बाइट एक्सपोजर है, डेंगू आउट। जी सॉरी, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम बात कर रहे थे कि सिनेरियो वाइज चेंज होता रहेगा। अगर हम कहते हैं एक्सपोजर आउटकम, पर्टिकुलर सिनेरियो में मस्कीटो बाइट डेंगू करवा रहा है, एक्सपोजर मस्कीटो बाइट डेंगू आउटकम, सिनेरियो चेंज हो गया। डेंगू की वजह से प्लेटलेट्स लो गए, तो अब डेंगू एक्सपोजर बन गया, प्लेटलेट्स लो ना आउटकम हो गया। नया सिनेरियो आया, प्लेटलेट्स लो
सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। डिस्कनेक्ट हो गया था इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैं इसको सही कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। नाइस होम। सर कैमरा ऑन हो गया आपका। इसको मैं सही कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक हो जाएगा अभी नेट प्रॉब्लम। अब आवाज सही आ रही है? यस सर। यस ओके जी। सो हम बात कर रहे थे, सॉरी, सिनेरियो की। फिर सिनेरियो ऑब्जेक्टिव वाइज आप डिसाइड करेंगे कि आपका क्या है। मस्कीटो बाइट और डेंगी में मस्कीटो बाइट इज योर एक्सपोजर, डेंगी आउटकम है। डेंगी और लो प्लेटलेट्स में एक्सपोजर आउटकम चेंज हो गए। अब जो है डेंगी एक्सपोजर बन गया, लो प्लेटलेट्स आउटकम बन गया। लो प्लेटलेट्स अब ब्लीडिंग में, लो प्लेटलेट्स अब एक्सपोजर बन जाएगा, ब्लीडिंग आउटकम हो जाएगा। ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट एक्सपायर हो गया, तो ब्लीडिंग जो पिछले केस में लो प्लेटलेट्स के केस में आउटकम था वो एक्सपोजर बन जाएगा। तो डिपेंड करता है कि किस सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं। जो सिनेरियो होगा उसके हिसाब से वेरिएबल की नेचर चेंज हो जाएगी। तो वही वेरिएबल है लेकिन किसी और सिनेरियो में बात कर रहे हैं तो किसी सिनेरियो में वो एक्सपोजर होगा, किसी सिनेरियो में वो आउटकम होगा। तो डज दिस मेक सेंस? सर सिनेरियो एक ही रह सकते, दो सिनेरियो नहीं हो सकते। मतलब एक्सपोजर एक ही रहेगा हमेशा, दो एक्सपोजर और दो आउटकम नहीं हो सकते। 4 एक्सपोजर और 4 आउटकम भी हो सकते हैं, लेकिन हम तो किसी एक पर्टिकुलर सिनेरियो में बात करेंगे ना कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए एक्सपोजर कौन सा, आउटकम कौन सा है। अब हो सकता है कि एक आउटकम के लिए मल्टीपल एक्सपोजर्स हो, तो ये भी हो सकता है कि एक एक्सपोजर मल्टीपल आउटकम्स करा रहा हो। तो वो तो हो सकता है, लेकिन आपने आइडेंटिफाई ये करना है कि इनमें से एक्सपोजर कौन है और आउटकम कौन है, चाहे एक हो चाहे मल्टीपल हो। भाई अब अल्कोहल से भी लिवर खराब हो रहा है, कैंसर हो रहा है, सिगरेट स्मोकिंग से भी कैंसर हो रहा है, गुटखा पान से भी कैंसर हो रहा है, तीनों से कैंसर हो रहा है। तो 3 एक्सपोजर है, आउटकम एक ही है। लेकिन हमें ये तो पता करना है ना कि ठीक इस पर्टिकुलर केस में एक्सपोजर कौन कौन से हो सकता है, आउटकम कौन कौन सा हो सकता है, ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। मेक सेंस? जी सर। जी इमरान, आप कोई सवाल था आपका, बताइए। सर मैं यस इसी पे बात कर रहा था, आपने माशाल्लाह क्लियर कर दिया अपना इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट अपना, जैसे कि आपने एज बताया, अपना स्मोकिंग वगैरह, ये सारी जो चीजें अपना इंडिपेंडेंट में आ रही हैं अपना। बिल्कुल। तो हेलो। इट ऑल डिपेंड्स के हम किस हाँ सिनेरियो में बात कर रहे हैं, उसके साथ जो दूसरा वेरिएबल है उसकी नेचर क्या है। जी 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 जी, सही कह रहे हैं अपना। और इसी तरह जैसे एग्जांपल दिया, जैसे कि जो इंडिपेंडेंट है हम दो चार जितने ले सक रहे हैं, मगर उसका जो आउटकम है वो एक भी हो सकता है, जैसे गुटखा हो गया, स्मोकिंग हो गई, और इसके अलावा कोई और चीज बंदा ले रहा है जो हार्मफुल हो बॉडी के लिए अपना, उसका एक जो आउटकम हो सकता है, जैसे सी एफ लंग हो गया, सी एफ जीआईटी हो गया। तो वो चीज क्लियर होगी काफी हद तक सर। बिल्कुल। मल्टीपल एक्सपोजर एक आउटकम करा सकते हैं और एक एक्सपोजर मल्टीपल आउटकम भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट स्मोकिंग है, कैंसर भी करवा सकता है, हाँ हाइपरटेंशन भी करा सकता है, डायबिटीज भी करवा सकता है। तो मैं तो उसमें ठीक इंटरेस्टेड ठीक हूँ। ठीक तो इसमें दो चीजें, एक तो ये कि जी आप आइडेंटिफाई करना एक्सपोजर कौन सा, आउटकम कौन सा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि जी अभी मेरे इस पर्टिकुलर स्टडी में कौन से वेरिएबल इंटरेस्टेड है। हर वेरिएबल में हम जाते नहीं है, बहुत सारी चीजें ना, अब हर चीज में अगर जाएंगे तो फिर मेन ऑब्जेक्टिव रह जाता है। तो वी नीड टू फोकस कि जी हम किस पे काम करना चाह रहे हैं, उसी चीज को आगे लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है सर, ठीक। सर, आई एम डॉक्टर अक्सा। आई वांटेड टू आस्क कि एक आउटकम मल्टीपल एक्सपोजर कैसे करा सकते हैं, इसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? अभी तो मैंने दिया, सिगरेट स्मोकिंग हाइपरटेंशन करवाती है, करवाती है। सर सिगरेट स्मोकिंग तो एक्सपोजर हुआ ना, तो एक हाँ, आउटकम मल्टीपल एक्सपोजर कैसे करा रहे हैं? एक आउटकम मल्टीपल एक्सपोजर नहीं, मल्टीपल एक्सपोजर एक आउटकम कराएंगे। एक्सपोजर पहले आएगा, आउटकम बाद में आएगा।
तो हमने ठीक कहा है। कि जी मल्टीपल एक्सपोजर्स एक आउटकम मिलके करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटीज कराने के लिए मल्टीपल एक्सपोजर क्या हो सकते हैं? सिगरेट स्मोकिंग, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, बहुत सारे एक्सपोजर हैं, सारे मिलकर डायबिटीज करा सकते हैं। और एक एक्सपोजर मल्टीपल आउटकम्स भी करा सकता है। सिगरेट स्मोकिंग एक आउटकम डायबिटीज, दूसरा आउटकम सर हाइपरटेंशन, तीसरा आवाज आउटकम। कट रही है फिर। जी अब आवाज आ रही है क्लियर? मेरी आवाज कट रही है? बाकी सब लोगों के पास भी ब्रेक होकर आ रही है? नहीं सर, कट नहीं रही, आवाज सही आ रही। नहीं सर। ओके सर। सर आपकी आवाज अलीजा आपकी आवाज मेरे पास रही भी क्लियर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि है। आपके आपकी इंटरनेट आवाज सही कनेक्शन में है, मसला हो रहा आपकी आवाज सही नहीं है, आपकी आवाज सही है। है। जी अलीजा आपकी आवाज में थोड़ा सा मसला आ रहा है, मेरे पास भी क्लियर नहीं आ रही, तो आपका कनेक्शन थोड़ा सा तंग कर रहा है। मेरी आवाज बाकी लोगों के पास सही जा रही है। तो एक एक्सपोजर मल्टीपल आउटकम तो करा सकता है, मल्टीपल एक्सपोजर एक आउटकम भी करा सकते हैं। तो ये तो चेन तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम इंटरेस्टेड होते हैं कि जी हम क्या चीज देख रहे हैं। हम ऑब्वियसली किसी दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप देख रहे होते हैं। यार एक एक्सपोजर ले लो, एक आउटकम ले लो, कहानी आसान करो। मुश्किल कहानी बनाएंगे कि क्या क्या आउटकम्स बन रहे हैं, तो उन सबको फॉलो करना मुश्किल है। मल्टीपल एक्सपोजर लेंगे एक आउटकम देखने के लिए, तो इतने सारे एक्सपोजर को कैलकुलेट करना भी मुश्किल है। तो चीजें आसान बनाए, कोई आपको सिनेरियो नजर आया उसमें एक एक्सपोजर उठा लें, एक आउटकम उठा लें, ताकि चीजें आसान रहे, लाइफ आसान करें। फिर आगे जाके जब बहुत चीते हो जाएं तो फिर मल्टीपल एक्सपोजर मल्टीपल आउटकम्स वाले गेम खेलें। ठीक है जी, ओके सर। परफेक्ट। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब हम बात कर रहे हैं स्टडी डिजाइन पे, दोबारा आते हैं। ये कॉन्सेप्ट इसलिए दिया कि स्टडी डिजाइन में कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा हमारे पास। अच्छा, जब हम स्टडी डिजाइन को ब्रॉडली डिवाइड करते हैं तो हम कहते हैं दो तरह की स्टडी डिजाइन होती हैं। एक हम कहते हैं कि जी ऐसी स्टडीज जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप चीजों को ऑब्जर्व करें, उनको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल। और जो दूसरी होती हैं जिनमें आप ऑब्जर्व सिर्फ नहीं करते बल्कि आप कहते हैं मैं खाली ऑब्जर्व क्यों करूं, लेट मी पार्टिसिपेट, लेट मी डू समथिंग, लेट मी इंटरवीन, तो उनको हम कहते हैं इंटरवेंशनल या एक्सपेरिमेंटल। ठीक है जी, इंटरवेंशनल या एक्सपेरिमेंटल। अब फर्क क्या होता है? जैसे मैंने बताया ऑब्जर्वेशनल, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज डिजाइन वो स्टडी डिजाइन होंगी जिसमें आप ड्यूरिंग द रिसर्च अपनी एटमॉस्फेयर को, अपने सराउंडिंग को, अपने सैंपल्स को, अपने सब्जेक्ट्स को, अपने एनिमल्स को, ह्यूमंस को, पेशेंट्स को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने से मतलब है कि जो जैसा नेचुरली चल रहा है उसको चलने देंगे और सिर्फ देखेंगे कि क्या हो रहा है। जो भी नेचुरली जो भी हो रहा है उसको होने देंगे, उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। यू विल लेट द थिंग्स डू एज दे आर गोइंग। और फिर आप सिंपली ऑब्जर्व करेंगे कि अच्छा यार हो क्या रहा है, क्या नतीजा निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ नहीं पीते। आपने देखा है अच्छा जो सिगरेट पीते हैं मैं उनको भी देखूंगा, जो सिगरेट नहीं पीते उनको भी देखूंगा। और दोनों तरह के लोगों को आपने कुछ सालों तक फॉलो अप किया, ऑब्जर्व किया, और देखा कि यार उनमें से कितने लोगों को कैंसर हुआ जो सिगरेट पी रहे थे, कितनों को नहीं हुआ। और जो दूसरा ग्रुप है जो सिगरेट नहीं पी रहा था, उनमें से कितनों को कैंसर हुआ, कितनों को नहीं हुआ। तो इस सिनेरियो में आपने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व किया, ना किसी को बोला कि सिगरेट ना पियो, ना किसी को ये बोला कि सिगरेट पी लो। जो पहले से पी रहे थे आप देखते गए क्या हो रहा है उनके साथ, जो नहीं पी रहे थे उनको भी देखते गए क्या हो रहा है। सिंपली यू हैव ऑब्जर्व थिंग्स। आपने कहीं भी कुछ भी नेचुरल पैटर्न में कहीं भी मुदाखलत नहीं की, कहीं भी इंटरफेयर नहीं किया। तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ऑन दी अदर हैंड इंटरवेंशनल स्टडी, जिसमें आप इंटरफेयर करें चीजों में। जैसे कि अगर बच्चे हैं, आपने कुछ बच्चे लिए, आपने कहा जी मैं इन स्कूल के बच्चों में से कुछ आधे बच्चों को, एग्जाम्पल दे रहा हूँ नॉट रियल लाइफ, जस्ट टू मेक क्लियर द कॉन्सेप्ट। आपने कहा जी मैं कुछ बच्चों को जो है वो कहूंगा कि वो सिगरेट पिए, और कुछ बच्चों को कहूंगा जी सिगरेट ना पिए। और फिर आपने फॉलो अप किया, विच इज टोटली अनएथिकल, लेकिन ये सिर्फ इंटरवीन किया। फॉर एग्जाम्पल आपने एनिमल स्टडी किया, आपने कुछ एनिमल्स
में जो है एक्सपोजर दिया किसी पर्टिकुलर चीज का, कुछ को नहीं दिया, तो इंटरवीन किया। तो जहां पर भी आप इंटरवीन करें, दाखलत करें, वो इंटरवेंशनल स्टडी कहलाती है। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। सपोज करें कि आप किसी क्लिनिक पे गए, कार्डियक क्लिनिक पे गए, वहाँ बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे थे जो कि हाइपरटेंशन की मेडिसिन ले रहे थे। आते थे डॉक्टर के पास, डॉक्टर उनको चेक करता था, उनके रिस्क फैक्टर्स को देखते हुए उनको अलग अलग हाइपरटेंसिव की मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा था। किसी को वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे रहा था, किसी को वो बीटा ब्लॉकर दे रहा है, किसी को एस इनहिबिटर दे रहा है। तो डिफरेंट पेशेंट्स को डिफरेंट मिल रही है एंटी हाइपरटेंसिव। आप एज ए रिसर्चर वहां गए, आपने कहा चलें जी मैं देखता हूँ कि किस पेशेंट को कौन सी ड्रग मिल रही है और उसका क्या इम्पैक्ट है। आपने देखा कि जैसे कैल्शियम चैनल वाले जो पेशेंट्स हैं उनका एक ग्रुप बना दिया, जो पेशेंट्स को डॉक्टर ने बीटा ब्लॉकर दी थी उनका अलग ग्रुप बना दिया, जिन पेशेंट को डॉक्टर ने एआरबी दी थी उनका अलग ग्रुप बना दिया। तीनों ग्रुप को आपने फॉलोअप किया, मेडिसिन आपने नहीं दी, डॉक्टर ने मेडिसिन ली थी, उनके रिस्क फैक्टर्स देखते हुए आपने सिर्फ पेशेंट्स को देखा, अच्छा कौन सा पेशेंट कौन सी मेडिसिन ले रहा है, उसकी बेसिस पर से ग्रुप बना दिए, उनको फॉलोअप किया, मेडिसिन उसकी डॉक्टर ने दी है। और फिर आपने आफ्टर 3 मंथ देखा कि अच्छा यार कौन सी मेडिसिन वाले ग्रुप में ब्लड प्रेशर ज्यादा अच्छा कंट्रोल में हमें नजर आया, कंप्लायंस इसमें अच्छी थी, रेगुलेशन कंट्रोल किसमें अच्छा आया, साइड इफेक्ट्स किसमें कम हुए, जो भी आपके आउटकम्स वेरिएबल जिसमें आप इंटरेस्टेड हो आपने वो देखा। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपने कहीं भी इंटरफेयर नहीं किया, मदाखलत नहीं की, कहीं पेशेंट को नहीं कहा फलां दवा खाओ फलां नहीं खाओ, या पेशेंट को अपनी मर्जी से दवा नहीं दी। आपने सिर्फ ऐसा रिसर्चर ऑब्जर्व किया, जो डॉक्टर दवा दे रहा था आपने उसको देखा, कौन सा डॉक्टर किस पेशेंट को क्या दवा दे रहा है, उसको सिंपली फॉलो अप किया, और आपने एंड में 3 महीने बाद 6 महीने बाद जो भी आपका ऑब्जेक्टिव हो आपने देखा ये अच्छा जो मैं पर्टिकुलर आउटकम जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, फॉर एग्जाम्पल अब इंटरेस्टेड है कि जी ब्लड प्रेशर में कितनी कमी आती है, कितना बेहतर होता है, तो ये आपका आउटकम वेरिएबल था। तो आपने तीनों ग्रुप में कंपेयर करके देख लिया आफ्टर 3 मंथ्स के जी मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद उनमें कितना फर्क आया। तो ये पर्टिकुलर सिनेरियो इस ऑब्जर्वेशनल की एग्जांपल, आपने सिंपली चीजों को ऑब्जर्व किया, कहीं मुदाखलत नहीं की। ऑन दी अदर हैंड एक और कंडीशन, एक और सिनेरियो जिसमें हम कहते हैं कि जी पेशेंट आया और आपने कहा कि अच्छा यार ऐसा रिसर्च है भाई, इस पेशेंट को जो शुरू के 10 पेशेंट आ रहे हैं उनको मैं बीटा ब्लॉकर दूंगा, अगले जो 10 पेशेंट आए उनको आपने एआरबी दिया, तीसरे जो 10 पेशेंट है उनको आपने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिया। 3 अलग अलग ग्रुप्स को आपने 3 अलग अलग मेडिसिन दी, आपने मुदाखलत की, आपने इंटरफेयर किया, आपने मेडिसिन ऐड ऑन करवाई, और फिर उन तीनों ग्रुप को फॉलो अप किया और देखा कि अच्छा जी 3 मंथ्स के बाद ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में क्या चीजें नजर आती हैं, कितना फर्क आता है। तो इस सिनेरियो नंबर 2 में आपने पेशेंट के साथ इंटरफेयर किया, जो उसको नेचुरल मेडिसिन मिल रही थी डॉक्टर के थ्रू, आपने उस पैटर्न को चेंज किया और आपने खुद से इंटरफेयर करते हुए पेशेंट की मेडिसिन ऐड कराई। तो दिस इज कॉल्ड इंटरवेंशनल और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। ठीक है, क्लियर है ये दोनों में फर्क? यस सर। अब इसमें जो इश्यू Yes. सामने मोटा मोटा नजर आता है वो ये नजर आता है कि जी इंटरवेंशन और एक्सपेरिमेंटल में तो फिर बहुत सारे एथिकल इश्यूज आ सकते हैं। मैं कैसे किसी पेशेंट को अपनी मर्जी से ड्रग दे सकता हूँ, मैं कैसे किसी एनिमल को किसी पर्टिकुलर चीज से एक्सपोजर करा सकता हूँ जो उसको नुकसान दे सकती है, मैं कैसे किसी मरीज को या किसी सब्जेक्ट को कह सकता हूँ कि जी आप फलां चीज लेना शुरू कर दें या फलां चीज लेना शुरू कर दें। इट शुड नॉट बी इन अ वे कि किसी तरह से पेशेंट को हार्म ना हो जाए, इस चीज को इंश्योर बहुत करना होता है। तो इंटरवेंशन और एक्सपेरिमेंटल इश्यूज में, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में एथिकल इश्यूज बहुत ज्यादा देखे जाते हैं कि भाई कहीं कोई एथिकल इशू तो नहीं आ रहा, कोई अनएथिकल चीज तो नहीं हो रही, किसी तरह से पेशेंट को कोई हार्म तो नहीं हो रहा। दिस इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में कंपैरेटिवली कम होती हैं क्योंकि आप सिर्फ जो चीजें चल रही हैं उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, खुद से कोई चीज इंटरवीन नहीं कर रहे, कहीं से कोई चीज नेचुरल पैटर्न को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। तो एथिकल इश्यूज सर कंपैरेटिवली ऑब्जर्वेशनल स्टडी जो सर सॉरी ऑब्जर्वेशनल स्टडी में हम कंसेंट लेते हैं, मतलब बिल्कुल डू वी लेते टेल हैं, द सब्जेक्ट? बिल्कुल लेते हैं, कंसेंट दोनों में ली जाती है, लेकिन कंसेंट से पहले जो एक और चीज आती है वो आती है एथिकल रिव्यू बोर्ड की अप्रूवल। तो एथिकल अप्रूवल जो होती है वो आपका इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड देता है, आईआरबी।
तो इंस्टीट्यूशन रिव्यू बोर्ड का एक सब कंपोनेंट होता है ईआरबी, एथिकल रिव्यू बोर्ड। पहले अलग होता था, मोस्टली यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूशंस में वो आईआरबी का ही पार्ट होता है। ईआरबी आईआरबी जो है ईआरबी का काम भी कर लेती है, मेंबर्स उन्होंने मिला ली। वो आपकी स्टडी को हर तरह से देखते हैं कि भाई उसमें अनएथिकल पार्ट तो नहीं है, और अनएथिकल में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो ये देखते हैं कि कहीं किसी तरह से सब्जेक्ट्स को, पेशेंट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमन सब्जेक्ट्स को किसी तरह से कोई हार्म तो नहीं हो रहा। और ये हार्म होने के चांसेस किसमें ज्यादा होते हैं? एक्सपेरिमेंटल स्टडी में, क्योंकि वहां पर इंटरवीन करना है। ऑब्जर्वेशनल में कम होता है, लेकिन अगेन आईआरबी आपको दोनों से लेना है। और वंस आपको इदारे से, अपने इंस्टीट्यूशन से परमिशन मिल गई रिसर्च करने की, फिर आप अपने सब्जेक्ट से, जो भी आपके पेशेंट्स हैं, पॉपुलेशन है, उनसे फिर आप इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं। आप इन्फॉर्म कंसेंट के बगैर स्टडी नहीं कर सकते। इन्फॉर्म कंसेंट में होता है बेसिकली कि आप पेशेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि आपकी रिसर्च किस बारे में, और उससे फिर कंसेंट लेते हैं, परमिशन लेते हैं, उसको बताते हैं कि जी मेरी रिसर्च इस बारे में से ये बेनिफिट होंगे, आपको बेनिफिट होगा, सोसाइटी को बेनिफिट होगा, और इसमें पार्टिसिपेट करने से आपको कोई नुकसान नहीं है, आप किसी भी वक्त इस स्टडी से बाहर हो सकते हैं, और आप पे कोई किस्म की पेनल्टी नहीं होगी। इसके कंपोनेंट्स होते हैं कंसेंट फॉर्म के, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो दोनों सूरतों में लिया जाना पड़ता है। तो ये क्लियर है कॉन्सेप्ट बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल और इसमें? यस सर। यस सर। परफेक्ट। अब ये जो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज होती हैं, इसकी भी फर्दर बहुत सारी टाइप्स होती हैं। यस इसको हम दो में मोटा मोटा क्लासिफाई करते हैं। वन इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव, and the other one is called analytical. यानी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज पे फर्दर दो में डिवाइड हो गए, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज और एनालिटिकल स्टडीज। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में हमारे पास फिर फर्दर तीन आ जाती हैं: केस रिपोर्ट, केस सीरीज, एंड द थर्ड वन इज क्रॉस सेक्शनल। और एनालिटिकल में हमारे पास दो आ जाती हैं: केस कंट्रोल एंड कोहार्ट। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन की दो टाइप्स हो गई, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव में आपके पास केस रिपोर्ट, केस सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल आ गया, और एनालिटिकल में आपके पास केस कंट्रोल और कोहार्ट आ गया। अब फर्क क्या है डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल में? पहली चीज क्या है, दोनों ऑब्जर्वेशन की टाइप है, यानी कि आप सिंपली ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप कहीं भी इंटरवीन नहीं कर रहे, चीजों को सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। दोनों तरह के, डिस्क्रिप्टिव में भी एनालिटिकल में भी। फर्क क्या है, डिस्क्रिप्टिव में आप अपने वेरिएबल्स को सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं। हर वो स्टडी जिसमें आप सिंपली वेरिएबल्स को डिस्क्राइब करें, तो भाई जो मेरे वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट हैं वो कहाँ पर हैं, कितने हैं, कैसे हैं, किन में हैं, किस जगह हैं, कितने थे, डिस्क्राइब कर रहे हैं। सिंपली वेरिएबल्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उन वेरिएबल्स का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं देख रहे। आप ये देख रहे हैं कि अच्छा जी टाइफाइड है तो कहाँ पर है, किन बच्चों में है, किस एज में है, किन लोगों में है, कितनों में हुआ, कितनों में ठीक हो गया, कितनों में ठीक नहीं हुआ। सिंपली डिस्क्राइब, दैट्स व्हाई वी कॉल दी स्टडी डिजाइन डिस्क्रिप्टिव, कि वो स्टडी इसमें आप सिर्फ वेरिएबल को डिस्क्राइब करें, उनके पीछे ये ना ढूंढने जाएं कि जी ये क्यों हुआ, क्यों की बात नहीं करेंगे, सिर्फ ये बात करेंगे अच्छा जी क्या है, कितना है, कहाँ पर है, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं नहीं करो बेटा, वेरिएबल्स। जय पीछे रहो। जहां पर आप वेरिएबल्स को एनालाइज करना शुरू हो कि भाई अच्छा ये वेरिएबल्स नजर आए, क्यों नजर आए, जहां आपने क्यों की बात की, वहां एनालिटिकल स्टडी डिजाइन सामने आ जाती है। एनालिटिकल में आप एनालिसिस करते हैं, क्यों ढूंढते हैं, अच्छा भाई ये जो आए क्यों है, क्या इसकी वजह ये है, क्या इसकी वजह वो है, अच्छा कहीं इन दो वेरिएबल्स में आपस में कोई रिलेशनशिप तो नहीं, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक की वजह से दूसरा हो रहा हो। तो ये तमाम चीजें हम एनालिटिकल में बात करते हैं। ठीक है जी, तो ये डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल में फर्क हुआ। अब डिस्क्रिप्टिव की जो नंबर वन टाइप आती है वो आती है केस रिपोर्ट।
केस रिपोर्ट क्या होती है कि कोई भी ऐसा केस जो आपने अपने क्लिनिक पे, अपने सेटअप में, अपनी सराउंडिंग में देखा हो, जो कि यूनिक हो, उसकी प्रेजेंटेशन यूनिक हो, तो वो केस रिपोर्ट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोविड का केस देखा जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं थे और कोई टेस्ट उसके कराया आपने, पीसीआर वगैरह, वो भी सारे उसके नेगेटिव है। अपने अपने माइक प्लीज म्यूट पे रखें। माइक काइंडली म्यूट पे रखें अपने अपने। तो जो अनयूजुअल प्रेजेंटेशन है किसी भी केस की, वो केस रिपोर्ट कहलाता है। सपोज करें, खुदा ना खास्ता, यहाँ पर अगर आपके पास येलो फीवर आ जाता है आपके क्लिनिक पे, तो डेट वुड बी अनयूजुअल रिप्रेजेंटेशन। कॉन्गो वायरस का केस आता है, अनयूजुअल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको सोसाइटी में नहीं मिलता, तो आप उस केस को रिपोर्ट करेंगे कि भाई मैंने ये अनयूजुअल चीज देखी है जो कि नहीं थी पहले। डेट वुड बी ए केस रिपोर्ट। अमेरिका में अगर पल्मोनरी टीबी का केस आ जाता है, तो वो उसको केस रिपोर्ट बना के प्रेजेंट करेंगे कि भाई हमारे यहाँ तो टीबी है ही नहीं, हमारे यहाँ तो पोलियो है ही नहीं। तो उनके लिए पोलियो और टीबी जो है वो केस रिपोर्ट कहलाएंगे। आपके लिए पोलियो और टीबी का केस केस रिपोर्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा कॉमन। तो पर्टिकुलर सोसाइटी में अगर कोई अनयूजुअल चीज आए तो वो केस रिपोर्ट कहलाती है।